हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष बिहार बोर्ड में अकाउंट्स का पेपर जो होने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेके, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव सीरीज के साथ, जिसमें कुल 2 वीडियो होने वाले हैं। जिसमें पहला वीडियो जो है, मैंने इसमें पार्टनरशिप, साझेदारी व्यवसाय से संबंधित बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आम तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब को लेके मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने हूं। तो यदि आप जो है इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप जो है मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका जो है एक तरह से कहें तो अवलोकन, या फिर उन पर एक नज़र, एक पैनी नज़र, एक तीखी नज़र डाल लीजिए, ताकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में जो है मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी के वे सभी संभावित ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं जिनके आने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बहुत अधिक हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है बाबू शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे स्क्रीन पे है, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है। यानी कि एक साझेदारी व्यवसाय जो शुरू करता है, एक साझेदारी फर्म जो बनती है, उसका पंजीयन यानी उसका रजिस्ट्रेशन जो है बाबू वो क्या होता है। आपके समक्ष ऑप्शन है नेसेसरी, आवश्यक, ऑप्शनल, ऐच्छिक, अननेसेसरी, अनावश्यक, और डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। तो बाबू जो है मैं बता दूं आप लोगों को कि ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है वो हमें बताती है कि साझेदारी फर्म का जो पंजीयन है बाबू वो ऐच्छिक है, यानी कि वो ऑप्शनल है। यानी कि फर्म या साझेदारों को मन करेगा तो वे लोग व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन कराएंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं कराएंगे। तो आपको जो है ऑप्शन बी यानी कि ऐच्छिक जो ऑप्शनल है उस पर टिक लगा देना है। इसके बाद जो है हमारे सामने बाबू दूसरा ऑब्जेक्टिव आ चुका है, और इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि साझेदारी अनुबंध बनाना है। यानी कि जब एक साझेदारी व्यवसाय शुरू होती है तो उसके लिए अनुबंध बनाना है। पहला कंपलसरी, दूसरा वॉलेंटरी, तीसरा पार्टली कंपलसरी, और चौथा नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल आप लोग आंसर को अपने दिमाग में सोचिए, सोचिए बाबू। आंसर पे आप जो चीजें पढ़े हैं पूरे साल तक, उन चीजों से कितनी चीजें आपको याद हैं, ये आप बिल्कुल सोचते रहिए। सभी आंसर का जो विकल्प है अपने दिमाग में बनाए रहिए। जब मैं बताऊंगा फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपके दिमाग में जो आंसर था वो ऑप्शन सही था कि गलत था। तो मैं बता दूं बाबू आप लोगों को कि साझेदारी अनुबंध बनाना जो है ये भी बाबू ऐच्छिक यानी कि वॉलेंटरी है, यानी ऑप्शनल है, वॉलेंटरी है या फिर ऐच्छिक है। यानी कि साझेदारी अनुबंध साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करता है। उन लोगों को मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं बनाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव जो है बाबू आ चुका है स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है कि साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो कैसे हो सकता है बाबू। आपके समक्ष ऑप्शन है ओरल, मौखिक, दूसरा है रिटेन यानी कि लिखित, तीसरा है मौखिक या लिखित, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है बाबू आंसर बताना है इसका कि आपका ऑप्शन क्या होने वाला है। तो बाबू हम आपको बता दें कि आपका जो ऑप्शन है इसमें ये सही होने वाला है। साझेदारी समझौता जो है बाबू वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। यानी कि ये साझेदारों पे निर्भर करता है कि वे उसको किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन जो है बाबू वो सी होता है, यानी कि साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड, ये कैसा हो सकता है। तो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। अब जो है हमारे सामने बाबू जो है वो चौथा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। चौथे ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग रूबरू हैं, आइए देखते हैं।
कि चौथा ऑब्जेक्टिव्स क्या कह रहा है। इधर उठा के लाते हैं इसको। अब देखते हैं हम लोग कि कह रहा है कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जो साझेदार होते हैं उनके जो पूंजी पर ब्याज होता है उसको कहां क्रेडिट किया जाता है। तो बाबू हम आपको बता दें कि साझेदारों के पूंजी खाते पर जो ब्याज होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में ही क्रेडिट होता है। यानी कि ऑप्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो सी नंबर ऑप्शन है बाबू वो बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके स्क्रीन पे बाबू आ चुका है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो पांचवा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर। तो भाई व्हेन कैपिटल्स आर कब खोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबू साझेदारों का जो है चालू खाता तभी खोला जाता है जब पूंजी अस्थाई हो। यानी कि जब पूंजी परिवर्तनशील होगी तो उसमें चालू खाता नहीं खोला जाता, उसमें खाली कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। तो इसका भी ऑप्शन आपका जो बाबू सही है वो अस्थाई यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जब पूंजी अस्थाई होती है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि साझेदार का दायित्व होता है। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज। तो मैं बता दूं बाबू आप लोगों को कि साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदार का दायित्व होता है वह असीमित होता है, अनलिमिटेड। दिमाग में रखिएगा कि एक सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदार का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। लेकिन वहीं अगर एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप 2008, तो इसके तहत जो है वो साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। लेकिन वो किसमें होता है, एलएलपी में, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में। साझेदारी अगर नॉर्मल साझेदारी दिया हुआ है तो साझेदार का दायित्व जो है बाबू असीमित होता है। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इज शेयर्ड। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, ना लिखित रूप से ना मौखिक रूप से, तो साझेदारी व्यवसाय में लाभ हानि का विभाजन कैसे होगा। तो मैं बता दूं बाबू आप लोगों को कि जब साझेदारी संलेख नहीं बनता है तब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि का जो विभाजन है वो सभी साझेदारों के बीच में बराबर बराबर यानी कि इक्वल इक्वल जो है, इक्वली जो है, बराबर बराबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। अगला देखते हैं बाबू। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। यानी कि इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। यानी कि जब साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है और उसके बाद किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हुआ है तो उस पर किस दर से ब्याज देंगे, किस रेट से ब्याज देंगे। तो आपको बता दे बाबू कि इसका ऑप्शन जो है वो 6% वार्षिक की दर से, 6% पर एनम जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू आपके स्क्रीन पे कि साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन्ड अंडर। यानी किसके अंडर में जब पार्टनर्स कैपिटल बनता है तो करेंट अकाउंट खोला जाता है। तो हम आपको बता दें कि जब फिक्स्ड बेसिस पे यानी कि अस्थाई आधार पर, बी नंबर ऑप्शन जो है, अस्थाई आधार पर जब पूंजी रखी जाती है तो उस कंडीशन में बाबू करेंट अकाउंट खोला जाता है, चालू खाता खोला जाता है। दस नंबर ऑब्जेक्टिव आपके समक्ष है बाबू। साझेदार फर्म का होता है। यानी कि एक साझेदार जो है वो फर्म का क्या होता है, पार्टनर इज फर्म्स। पहला ऑप्शन है ऑनर, दूसरा है एजेंट, तीसरा है दोनों और डी है सेवक। तो हम आपको बता दें बाबू कि एक साझेदार जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी ऑनर भी होता है और उसका एजेंट भी होता है।
साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, यानी जब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है बाबू, वो क्या है? एन एक्सपेंडिचर, एन अप्रोप्रिएशन, अगेन एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्सपेंडिचर साझेदारी व्यवसाय में वह माना जाता है जो साझेदारी व्यवसाय से बाहर पे करना होता है, बाहर के लोगों को भुगतान करना होता है। यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वह व्यवसाय के अंदर वाले लोगों को दिया जाता है, जो उनके स्वामी हैं, जो उनके एजेंट हैं, उन्हीं लोगों को देना होता है। तो जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई जाती हैं, वो बाबू सब अप्रोप्रिएशन है। जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजर कमीशन, ये तीनों यदि प्रश्न में दिए रहते हैं तो हम लोगों को लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब वहीं अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ हो तो ये सब जो है वो एप्रोप्रिएशन होते हैं, क्योंकि ये साझेदारों से संबंधित होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है बी नंबर आपका सही है, एन एप्रोप्रिएशन। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू 12 नंबर, साझेदार को पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, यानी साझेदार को पूंजी पर किस पूंजी पर ब्याज दी जाती है। तो हम आपको बता दें बाबू कि प्रारंभ की पूंजी पर, यानी कि कैपिटल एट द बिगिनिंग, जो शुरुआत में पूंजी होती है साझेदार की, उसी पूंजी पर जो है बाबू साझेदार को ब्याज की गणना की जाती है। अगला है 13 नंबर, एक साझेदार के चालू खाते के कौन सा शेष होता है, यानी कि व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हैज। तो देखिए बाबू, जब पार्टनर्स का करेंट अकाउंट खोला जाता है तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ए या बी, ए और बी, यानी कि डेबिट शेष भी हो सकता है और क्रेडिट शेष भी हो सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर आपके समक्ष है। इसमें पूछ रहा है बाबू कि लाभ हानि नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता कौन सा खाता है। तो हमने इसके डेफिनेशन में ही क्लियर किया हुआ था कि लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र खाता है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। अगर आपसे पूछे कि एक्सटेंशन है किसका, तो आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाते का ये विस्तार है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। कौन? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि आपसे पूछ दे कि लाभ हानि नियोजन खाता किसका विस्तार है, किसका एक्सटेंशन है, तो आपको बताना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार का खाता है, तो नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। अगला ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक चीज और आपको बता दें कि भारत में जो साझेदारी अधिनियम है बाबू, वो 1932 लागू होता है। और साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा जो है इसके सेक्शन 4 में दी हुई है। ये आपसे पूछता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, साझेदारी का परिभाषा जो है बाबू उस सेक्शन 4 में दिया जाता है, सेक्शन 4 में। यानी कि जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है उसके सेक्शन 4 में जो है इसको परिभाषित किया गया है। अब भारत में जो है साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। अब भारत में ये साझेदारी अधिनियम 1932 किसके आधार पे बना, तब ब्रिटिश साझेदारी अधिनियम, आपको बता दें कि जो ब्रिटिश में साझेदारी अधिनियम है 1890, इसी के आधार पे भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 बना है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2, मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 होता है। अब यहाँ कंफ्यूज आप लोग तब हो जाते हैं जब कहता है कि साझेदारी व्यवसाय में कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है। तब बाबू आपको बता दें कि चाहे कंपनी अधिनियम के अनुसार पूछे और चाहे आपको साझेदारी अधिनियम के अनुसार पूछे, आपको मैक्सिमम नंबर 50 ही बताना है,
क्योंकि 2013 जब कंपनी अधिनियम आया तो इसने साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 का वर्णन किया, लेकिन 2014 में इसको अमेंडेंट करके 50 पे स्थिर कर दिया गया। तो किसी भी तरीके से पूछता है तो आपको यही बताना है बाबू कि साझेदारी व्यवसाय में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होगा। साख होती है, यानी कि गुडविल इज अ, देखिए गुडविल जो होती है बाबू, रेपुटेशन, नेम, फेम, ये सब होती है। यानी गुडविल का लिए ऑप्शन आपका जो है वो डी नंबर जो है बाबू वो बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिज। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव कि साख के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखिए बाबू, चूहे की साख भी होती है, बिल्ली की साख भी होती है, हाथी की साख नहीं होती है। यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है इसमें कि ए और बी, ए और बी, यानी कि चूहे की साख भी होती है बाबू और बिल्ली का भी साख होता है, यानी ए और बी जो है वो सही है। आपको बता दें कि इसमें कभी कभी पूछ देता है कि सबसे अधिक साख किसका होता है, कौन से नेचर का होता है, तो आपको बता दें कि सबसे अधिक यानी कि हाईएस्ट जो होता है बाबू, सबसे ज्यादा वो होता है कैट का, और सबसे लोवेस्ट जो है यानी सबसे कम जो है ये होता है डॉग का। ये दिमाग में रखिएगा कि अगर पूछे कि किस प्रकृति की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है तो कैट नेचर का, और सबसे कम किसका होता है तो डॉग नेचर का। यानी बिल्ली वाला जो है सबसे ज्यादा होता है और कुत्ता वाला जो है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला देखते हैं, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट बराबर। तो देखिए सुपर प्रॉफिट बराबर बाबू आपका है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। नॉर्मल प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो सुपर बराबर होता है एक्चुअल या फिर एवरेज माइनस नॉर्मल। ये जो ऑप्शन है वो आपका सही है कि सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अधिलाभ का अर्थ है, यहां आपसे पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट मींस, तो आपको बता दें कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सामान्य लाभ से अधिक लाभ, यानी एबव नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। किस लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दिखाया जा सकता है? तो हम बता दें बाबू कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी 26 के तहत क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दिखा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किसकी प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो बाबू आपको बता दें कि उसको कहते हैं ख्याति, गुडविल। किसी भी व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को हम लोग गुडविल कहते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो है कि किस प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है? निम्न होती है। अभी हमने बताया कि सबसे कम कुत्ता, डॉग नेचर। अब जो है अगला आपसे पूछा गया है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के विक्रय मूल्य, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। तो जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो यदि किसी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो उससे वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है बाबू, गेन टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो वर्तमान में साझेदार हैं उनको प्रॉफिट होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। तो देखिए अलिखित देनदारी यानी कि ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, और जब लाइबिलिटीज लिखा जाएगा तब वर्तमान साझेदारों को हानि होगी,
यानी कि जब लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करना पड़ेगा बाबू, तो ये होगा वर्तमान साझेदारों को हानि। यानी कि जो वर्तमान में साझेदार हैं उनके लिए अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाते, आप ही के लिए बढ़ जाए, मान लीजिए दोस्त के साथ चाय पीने गए हैं, अब पैसा आप ही को देना पड़ जाए, तब तो ये नुकसान है ना है आपके लिए। तो बस यही वाली स्थिति है। पर्स अब रह गई बात की, अगर मान लीजिए पर्स छूट गया है, मोबाइल में टावरे नहीं है, यूपीआई काम नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, तब तो आप बच जाएंगे पैसा देने से, नहीं तो पैसा तो देना पड़ेगा। अगला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो आपके सामने है, पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। तो आपको बता दें कि पुनर्मूल्यांकन खाता भी एक नाम मात्र यानी कि नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद आपके समक्ष ऑब्जेक्टिव है बाबू कि पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो आपको बता दें कि पुनर्मूल्यांकन खाता का जो शेष होता है, चाहे वह प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि अनुपात में ही ट्रांसफर होता है। फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है जब, यानी फर्म का पुनर्गठन कब नहीं होता है बाबू, तो नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो भाई उस समय तो पुनर्गठन होता है। साझेदार की मृत्यु होने पर भी होता है, साझेदारी फर्म का समापन होता है, या दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है। तो आपको बता दें कि जब फर्म का समापन होता है तो उसका पुनर्गठन नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहां आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि त्याग अनुपात है, क्या है भाई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है बाबू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगर आप पढ़े हैं तो जरूर आपको ये याद होगा। अगला ऑब्जेक्टिव लाभ प्राप्ति अनुपात से आशय है, गेनिंग रेशियो मीन्स। अब यहाँ फिर से वही बात, तो आप जो है थोड़ा सा देख लेंगे कि पहले जो है अभी हमने किया त्याग अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब कर रहे हैं गेनिंग, तो उसके ठीक उल्टा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। यानी कि सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग में न्यू माइनस ओल्ड। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। भाई जब नया साझेदार आता है व्यवसाय में तो वो ख्याति का पैसा लाता है, तो उसको किस में डेबिट करते हैं? तो बाबू डेबिट करते हैं उसको रोकड़ खाते में, क्योंकि एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो क्रेडिट होता डेबिट होता है बाबू कैश अकाउंट में, याद रखिएगा। ये सब कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। बोर्ड अक्सर जो है इस बार कंफ्यूज करने वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल जो है सावधानी से टिक लगाएं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूर्ण संतुष्टि के बाद ही टिक लगाएं। पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू। तो देखिए पुराने साझेदारों का जो त्याग बराबर क्या होता है, नया अनुपात पुराना, ये ऑप्शन जो है 4 ठो आपके पास है। तो बाबू बता दें कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी कि जब पुराना अनुपात में से नए अनुपात को हम घटाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कितना त्याग हुआ है। देखिए बाबू आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी तक हम लोगों ने कुल 30 ऑब्जेक्टिव्स जो है देखा पार्टनरशिप से, अभी आगे भी है। और इसके बाद जो है मैं दूसरा सीरीज जो है इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज दूसरा भी बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूं चैनल पे, जहां आपको पार्टनरशिप और पूरा खंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पहला लेसन है आपकी किताब में, उन सब के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर रहे हैं और इस पर ध्यान बनाए रखें। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को कहते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई? तो प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कहते हैं? ख्याति के लिए अधिमूल्य, प्रीमियम फॉर गुडविल। नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है, यानी कि व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो जब एगो नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या बढ़ता है भाई? अस्थायी दायित्व, लाभ अनुपात, चालू दायित्व। चालू दायित्व बढ़ जाता है कि अस्थायी दायित्व बढ़ जाता है कि लाभ अनुपात बढ़ता है कि इनमें से कुछ नहीं होता है? तो बाबू जब एक नया साझेदार आता है फर्म में
तो वे जो है पैसा लेके आता है, लेकिन पैसा लाने के साथ साथ जो पैसा लाता है वो है फिक्स लाइबिलिटीज, और वो फिक्स लाइबिलिटीज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी व्यवसाय पर जो है वो फिक्स लाइबिलिटीज बढ़ता है, यानी कि जो उसका पैसा होता है वह अस्थाई होता है, और कैपिटल जब आता है तो कैपिटल जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत आता है। इस वजह से उसका पैसा जब फर्म में आएगा तो दायित्व जो है अस्थाई दायित्व में वृद्धि हो जाएगी। पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का आधिक्य है, यानी कि जब जो है क्रेडिट पक्ष अधिक होता है और डेबिट पक्ष कम होता है बाबू, तो इसको लाभ कहते हैं। डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का अधिक, यानी क्रेडिट पक्ष ज्यादा है और डेबिट पक्ष कम है, तो इसको हम लोग लाभ यानी कि प्रॉफिट कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाई जाती है, यानी कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं उनका जो पैसा देना है उसको चिट्ठे में कैसे दिखाया जाता है, तो आपको बता दें बाबू, दायित्व के रूप में। यानी कि जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं यदि उनको दी जाने वाला राशि व्यवसाय में है तो वो व्यवसाय का लाइबिलिटीज है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के हिस्से को शेष साझेदारों में डेबिट किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति के हिस्से को शेष साझेदारों में डेबिट किया जाता है, यानी कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसके जो ख्याति का हिस्सा होता है वो उसकी भरपाई ये लोग किस अनुपात में करते हैं, तो बाबू प्राप्ति अनुपात में, यानी कि जो गेनिंग रेशियो इनका होता है उसी हिस्से में, उसी अनुपात में ये लोग जो है ख्याति का पैसा चुकाते हैं। उसका हिस्सा जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से देते हैं। सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी है, तो भाई जब संयुक्त सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली गई है तो ये संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है, यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। चालू साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके हिस्से की ख्याति के लिए किस अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है। चालू साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके हिस्से की ख्याति के लिए किस अनुपात में क्षतिपूर्ति की जाती है, तो ये हम आपको बता दें बाबू कि जो क्षतिपूर्ति होती है वो लाभ प्राप्ति अनुपात में होती है, यानी कि जिस अनुपात में उसका हिस्सा ये लोग गेन करते हैं उसी अनुपात में उसकी क्षति को ही पूरा करते हैं, गुडविल के रूप में भरपाई करते हैं। किसी साझेदार के अवकाश करने पर संचय की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संचय की राशि को पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के शेष के सभी साझेदारों के इनमें से कोई नहीं, तो बाबू सभी साझेदार का जो है संचय जो है ट्रांसफर हो जाता है उनके पूंजी खाते में। यानी कि जब कोई साझेदार रिटायर होता है तो संचय का जो पैसा होता है वो बंटा जाता है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदारों के लिए किए गए फर्म की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है। तो देखिए जब अवकाश ग्रहण आप करिएगा ना तो आप बीमा कंपनी पर चैलेंज करिएगा तो वो सरेंडर वैल्यू देगा, यानी कि समर्पण मूल्य देगा। वो पॉलिसी की राशि आपको नहीं देता है, जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा वो पॉलिसी की राशि कहाँ देगा। तो दिमाग में रखिए कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करते समय जीवन बीमा पॉलिसी का जो बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त होता है वो सरेंडर वैल्यू प्राप्त होता है। अब वही यदि कोई साझेदार डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उस पर पॉलिसी की राशि मिलती है, उस पर पॉलिसी का पैसा उसको प्राप्त हो जाता है। तो आप दिमाग में रखिए कि समर्पण मूल्य मिलेगा कब, जब अवकाश ग्रहण करिएगा तो, जब कोई साझेदार मर जाएगा तो पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा, पॉलिसी अमाउंट। साझेदारी अधिनियम प्रावधान करता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा छोड़े गए पूंजी शेष पर ब्याज दिया जाना चाहिए, यानी कि
यानी कि यदि कि साझेदार अवकाश ग्रहण करता है और उसका पैसा फर्म नहीं लौटाता है, तुरंत तुरंत फर्म नहीं दे पाता है, तो उसका जो छोड़ा गया पैसा होता है उस पर ब्याज किस परसेंट से दिया जाता है? तो बाबू बता दें कि साझेदारी अधिनियम कहता है कि 6% प्रति वर्ष, 6% जो है वो पर एनम के दर से ब्याज देना होता है उसको। अगला है, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियां साझेदारों द्वारा बांटी जाती हैं। यानी कि एक साझेदार जब मर जाता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब फर्म में जो संचित लाभ व हानियां है वो साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। तब बाबू किस द्वारा किस अनुपात में किस अनुपात में बांटी जाती है? तो वो है पुराने लाभ विभाजन अनुपात। यानी कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस अनुपात में जो है उसको बांट दिया जाता है। मृतक साझेदार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है, उसके पिता को, दोस्त को, पत्नी को, निष्पादक अथवा उत्तराधिकारी को। तो बाबू बिल्कुल जो है सोचने की जरूरत नहीं है, और इसका आंसर जो है वो डी नंबर एक्सक्यूटर आपका बिल्कुल सही है। जो उसका एक्सक्यूटर होगा उसी को दिया जाएगा। एक्सक्यूटर उसका पापा भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसका बेटा हो सकता है, लेकिन दिया जाएगा एक्सक्यूटर को ही। अगला है, साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है। जो संयुक्त जीवन पॉलिसी है वो एक खाता है। तब बाबू संयुक्त जीवन पॉलिसी जो है वो एक व्यक्तिगत खाता है, वो एक व्यक्तिगत खाता है। साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। यानी जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम भुगतान किसको किया जाता है? तो निष्पादक के खाते में, एक्सक्यूटर के अकाउंट में। पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? नए साझेदार के प्रवेश पर, अवकाश ग्रहण पर और मृत्यु पर। तो बाबू ये तीनों ही समय पर रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला जो आपके समक्ष क्वेश्चन है वो है वसूली खाता है, रियलाइजेशन अकाउंट इज। तो रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता एक नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। बाबू जब फर्म एक डिसॉल्व होती है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। यानी कि फर्म का जो विघटन होता है तो साझेदार का ऋण कहाँ ट्रांसफर होता है? तो आपको बता दें बाबू कि साझेदार के ऋण खाते में, यानी साझेदार के ऋण के लिए अलग से लोन अकाउंट खोला जाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आर कॉल्ड या इज कॉल्ड। तो आपको बता दें बाबू कि इसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी वसूली व्यय। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है बहुमत के आधार पर, 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, 1/2 सदस्यों के निर्णय पर, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन जो है वो आपके करने के लिए सबसे पहले तो कोर्ट का आदेश लेना होता है, समझना होता है, या फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर इसका डिसीजन ले लिया जाता है। वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है। यानी वसूली खाते का जो लाभ या हानि होता है उसको साझेदारों में कैसे बांटा जाता है? तो आपको बता दें बाबू, लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि का जो विभाजन अनुपात होगा उसी में उसको भी बांटा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपके सामने कि गैर अभिलेखित दायित्वों का जब भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। यानी गैर अभिलेखित दायित्व जो हैं जब उनको पेमेंट किया जाता है तब उसको कहाँ दर्शाया जाता है? तो हम आपको बता दें बाबू कि कैसे भी दायित्व का भुगतान जब होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में, यानी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यानी कोई संपत्ति बेची जाती है तो क्रेडिट साइड में, और लाइबिलिटीज पेमेंट होता है तो डेबिट साइड में।
अगला ऑब्जेक्टिव, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। यानी कि जब है एक फर्म विघटित होती है तो साझेदारों के पूंजी खाते बंद करने के लिए क्या यूज होता है? तो आपको बता दे बाबू, बैंक खाता, बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से बंद कर दिया जाता है। यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है उसकी बैलेंसिंग जो है वो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के माध्यम से होती है। साझेदारी फर्म के समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। यानी साझेदारी फर्म के समापन पर जो ख्याति खाता होता है उसको कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो आपको बता दे बाबू कि गुडविल जो अकाउंट होता है उसको हम लोग कहाँ हस्तांतरित करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि गुडविल भी एक संपत्ति है और संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य को सबसे पहले डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। सभी साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का प्रकार है? देखिए, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो इस कंडीशन में ये कंपलसरी डिसोल्यूशन यानी कि अनिवार्य समापन। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? तो सबसे अंत में बाबू जब भी फर्म कोई डिसॉल्व होती है तो सबसे लास्ट में बनता है कैश अकाउंट यानी कि रोकड़ खाता। सबसे लास्ट में बनता है रोकड़ खाता। फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। जब किसी फर्म का समापन होता है तब वसूली खाते को डेबिट किया जाता है, रोकड़ को छोड़कर सभी संपत्तियों से, फर्म के सभी बाहरी दायित्वों से, फर्म के विक्रय से प्राप्त संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से, किसी साझेदार द्वारा ली गई किसी संपत्ति से। नहीं बाबू, रोकड़ को छोड़कर, ये जो ऑप्शन है कि रोकड़ को छोड़ के बाकी सभी संपत्तियों से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश को छोड़ के सारी संपत्तियां दिखा दी जाती हैं। इसके बाद है एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाएगा। तो बाबू हम आपको बता दें कि प्रोविजन जो है वो करेंट लाइबिलिटीज होता है और इसको वसूली खाता में ही यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही हस्तांतरित किया जाता है। हाँ, इसका पेमेंट नहीं किया जाता है। दिमाग में रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इसको ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाता है, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया जाता है। अगला जो है वो है आर्थिक चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। तो समापन के समय जो है कैश अकाउंट में ही इसको दिखाया जाता है, यानी कैश अकाउंट को में ही कैश को दिखाया जाता है, क्योंकि कैश अकाउंट सबसे लास्ट में तैयार किया जाता है। एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, जब फर्म का विघटन होगा तो लाभ हानि जो है उसको जो है विभाजित किया जाएगा लाभ विभाजन अनुपात में ही, यानी कि इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। तो जब किसी फर्म का समापन होता है तो चिट्ठे में जो सामान्य कोष दिखाया जाता है बाबू, उसको कहाँ क्रेडिट किया जाता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्यूज है कि आप इसका जवाब जो है मुझको कमेंट करें। आप हमको कमेंट करिए कि फर्म के समापन के समय, यानी कि जब किसी फर्म का समापन होता है उस समय चिट्ठा में जो सामान्य कोष यानी कि रिजर्व फंड दिखाया गया होता है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है? आपके ऑप्शन है, एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व shown in the balance sheet is credited to। आपके ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ऑप्शन जो है आप हमको मैसेज करिए, कमेंट करिए और हम आपको बता दें। एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन कि साझेदारी फर्म का विघटन जो है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अंतर्गत आता है। यानी कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि साझेदारी फर्म का विघटन जो है वो कौन सी धारा से संबंध रखता है? तो आपको बता दें कि 39 फर्म के विघटन से संबंधित जो धारा है वो है 39। और इसका आंसर आप कमेंट करिए। बहुत ही जल्दी मैं जो है दूसरे खंड का जो एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो आपको देने वाला हूं। बहुत जल्दी जो है मेरे चैनल पे दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। पहले वीडियो को आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।